हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज हम करेंगे 15 ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन जिनमें हम अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22 से 25% के रिटर्न्स। तो ये स्टॉक्स हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के तरफ से समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग काफी पॉपुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल है जिसको इंडिया में बहुत पॉपुलर बनाया है सौरभ मुखर्जी ने। तो सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणबी उनिवल, ये तीन लोगों ने मिलकर किताब लिखी थी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जो अमेजन फ्लिपकार्ट पे काफी बेस्ट सेलिंग किताब रही है। और ये तीनों जो है एम्बिट कैपिटल, ये एक पीएमएस फर्म है जहाँ पे ये तीनों काम कर रहे थे 2008 से 2018 के आसपास, लगभग 10 साल। और यहाँ पे इन तीनों ने मिलके कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्टाइल को काफी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। और इसी स्टाइल को हम आज डिस्कस करते हुए समझेंगे 15 ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप निवेश करने का सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जिसके वजह से ये बहुत सक्सेसफुल है। पहली चीज ये है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में हम ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो आम मिडिल क्लास आदमी डे टू डे लाइफ में यूज करता है। और ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं या ये कंपनीज इतने सॉलिड अपने ब्रांड्स की वजह से कि ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स लोग यूज किए बिना चला नहीं सकते। और इसीलिए इनको कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स भी कहा जाता है। दूसरी खास बात इन कंपनीज की ये होती है कि ये अपने चैनल पार्टनर्स का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि चैनल पार्टनर्स ही एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट्स को बिक्री करते हैं कस्टमर्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो पेज इंडस्ट्रीज यानी जो जॉकी कंपनी है, इन्होंने आज के टाइम पे कोविड के दौरान 60 डेज का एक्स्ट्रा क्रेडिट टाइम दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। यानी जहाँ पे यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स लेट्स से 10 to 15 डेज में पेमेंट करते थे, वहां उन लोगों ने ड्यूरेशन जो है 75 डेज तक का कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी जो है अपने चैनल पार्टनर्स को सपोर्ट करती है जब उनको जरूरत होती है। और इनके पास सबसे बड़ी चीज है कि कैश चेस्ट है, इनके पास अच्छा खासा कैश है अपने रिजर्व में, जिसके दम पे ये इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग गेट स्ट्रॉन्गर वाला कंडीशन होता है। तीसरी चीज जो ये करते हैं अपने बिजनेस में, वो ये है कि सप्लाई चेन के अंदर ये होलसेल बिजनेस ओनर्स को नहीं इन्वॉल्व करते, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की खास बात ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, न कि होलसेलर की तरह जो मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट सेल करता है। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत फोकस्ड होता है और उसे पता होता है कि इन प्रोडक्ट्स के दम पे ही उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और इन कंपनीज की डिमांड इतनी अच्छी है कि ये जब चाहे तब डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी कर सकते हैं, और इनके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा सॉर्ट आफ्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मेरे रिलेटिव्स में जिन लोगों ने इस तरह की कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले रखी है आज से 20 साल 25 साल पहले, वो आज भी चैन की नींद के साथ ये बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनेस विद टाइम बढ़ना ही है। कॉफी कैन बिजनेस की सबसे और खास बात ये है कि ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स होते हैं। और जिस तरीके से जीएसटी आया है या डिमोनेटाइजेशन आया है, तो इस तरह की चीजों की वजह से जो भी मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज के पास था, वो शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास। क्योंकि अब अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज को भी टैक्सेस देना पड़ेगा, और जो है डिजिटल तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट हो रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से पेमेंट कलेक्शन हो रहा है। तो जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, जो टैक्सेस पे करता है, जो लेजिटिमेट तरीके से बिजनेस करता है, उनको इजी हो गया बिजनेस करना। और वहीं अनऑर्गेनाइज बिजनेस के लिए टफ हो गया प्रॉफिट्स को रिटेन करना। तो अगर आपको सेम प्राइस पे या सिमिलर प्राइस पे अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप अनऑर्गेनाइज या लोकल प्लेयर की जगह एक ब्रांडेड प्लेयर के प्रोडक्ट्स यूज करना प्रेफर करोगे। सिमिलरली इस तरीके से ये कंपनीज के बिजनेस बढ़ रहे हैं। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करके 25% के आसपास किया है। तो इसका एडवांटेज वापस से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को मिलता है, क्योंकि ये लेजिटिमेट तरीके से बिजनेस करते हैं और प्रॉपर टैक्स देके काम करते हैं। और क्योंकि ये टैक्स कट हुआ है, तो इनको ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट होगा, और ये जो सेविंग्स होगी, ये जो प्रॉफिट्स में इंक्रीज होगी, इसको ये फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सेल प्राइस को रिड्यूस करने में। तो इससे क्या होगा कि कॉम्पिटिटर्स को और डिफिकल्ट हो जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में। तो इस तरीके से ये अपने कॉम्पिटिटर्स को खा जाते हैं। तो ये कुछ मेजर रीजन है जिसके वजह से कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, और इनके शेयर प्राइसेस भी। और इनके शेयर्स को अगर हम ध्यान से देखें लास्ट 15-20 ईयर्स में, तो इनमें दो कॉमन चीजें रही हैं। एक तो लो वोलेटिलिटी, यानी ये बहुत जल्दी से इनके शेयर प्राइस गिरते नहीं है, और कभी इन जनरल मार्केट गिरता भी है, जैसे कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान लास्ट ईयर हमने देखा। तो अगर ये गिरते भी हैं तो रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं और बहुत फास्ट रिकवर करते हैं। यानी निफ्टी अगर लेट्स से 40% क्रैश करता है इन 1 मंथ और रिकवर करने में 6 मंथ्स लगाता है, तो वहीं ये इनकी ज्यादातर कंपनीज जो रहती है वो 3 to 4 मंथ्स में रिकवर कर जाती है। तो आप 15 कंपनीज देखेंगे जो ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को फॉलो करती है। तो पहली कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो आरओसी 6% के आसपास है, वहीं आरओई
15% के आसपास है। तो बैंक से जब हम बात करते हैं तो आरओसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, और वहीं सेल्स ग्रोथ देखें तो 10% के आसपास है, और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 20% के आसपास है, जो कि काफी अच्छी है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, लास्ट 5 ईयर्स में इसने 136% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनाए हैं, और वहीं सीएजीआर लेवल पे बात करें तो ऑलमोस्ट 19% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है एचडीएफसी बैंक। जब एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आरओई 18%, सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 20% के आसपास है। और आरओसी बैंक्स के केस में बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ये 6% के आसपास है, जो काफी अच्छा मानूंगा मैं। और एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर लास्ट 5 ईयर्स के देखें तो ये 145% के रिटर्न्स है, और वही सीएजीआर लेवल पे देखें तो 19.5% के अमेजिंग रिटर्न्स रहे हैं। अगली कंपनी है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट की बात करें तो आरओसी 35% के आसपास है, और वहीं आरओई 27% के आसपास है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 12 to 15% का अमेजिंग प्रॉफिट ग्रोथ है। लास्ट 5 ईयर्स में इसने 175% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, और सीएजीआर लेवल पर 22% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। अगली कंपनी है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स की बात करें तो 27% की आरओसी है, और आरओई 25% की है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास की है, और वहीं 15% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। लास्ट 5 ईयर्स में 266% के अमेजिंग एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, और सीएजीआर लेवल पे 30% के आसपास के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की जब हम बात करें तो आरओसी ऑलमोस्ट 40% का है, और आरओई 30% के आसपास का है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी के 5 ईयर्स के रिटर्न देखें तो 173% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 22% के रिटर्न्स है। अगली कंपनी है पीडलाइट इंडस्ट्री। पीडलाइट इंडस्ट्री की बात करें तो आरओसी अमेजिंग 35% के आसपास है, और वहीं आरओई की बात करें तो 26% का आरओई है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 10% की सेल्स ग्रोथ है, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 to 20% के बीच में होवर करता है। रिटर्न्स की बात करें तो 210% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, और वहीं लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर रिटर्न्स देखें तो ऑलमोस्ट 25% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो आरओसी 25% के आसपास है, और वहीं आरओई जो है ऑलमोस्ट 20% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 to 15% का है, और प्रॉफिट जो है अमेजिंग 25% के आसपास है। लास्ट 5 ईयर्स में 252% के एब्सोल्यूट रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, और वहीं सीएजीआर लेवल पे ऑलमोस्ट 29% के अमेजिंग रिटर्न्स रहे हैं। अगली कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें तो आरओसी 32% है, और वहीं आरओई 22% का है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 15% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट की बात करें तो 13 to 18% के बीच में होवर करता है। रिटर्न्स की बात करें तो 189% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, और वहीं सीएजीआर लेवल पे ऑलमोस्ट 23.5% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड की बात करें तो 44% का आरओसी है, और आरओई 37% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 to 8% का है, जो थोड़ा सा स्लगिश मानूंगा मैं। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 12 to 10% के बीच में होवर करता है। रिटर्न्स की बात करें तो 84% का रिटर्न्स है, और वहीं सीएजीआर लेवल पर रिटर्न्स देखें तो 13% का है। क्योंकि हमने देखा सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी स्लगिश रही है, इस वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़े से कम रहे हैं। अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसका आरओसी 10% के आसपास है, और आरओई जो है ऑलमोस्ट 13% का है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आरओसी लेंडिंग के बिजनेस में थोड़ा सा कम रहता है, और इस हिसाब से काफी अच्छा आरओई है और आरओसी है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20 to 30% के बीच होवर करता है। लास्ट 5 ईयर्स में इसने 600% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, और सीएजीआर लेवल पर ऑलमोस्ट 50% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। अगली कंपनी की बात करें तो वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में लीडर है, और इसके आरओसी की बात करें तो 26% की है, और आरओई जो है 22% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 20% के सेल्स ग्रोथ है, और वहीं 5 ईयर्स में 15% के सेल्स ग्रोथ है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 36% के प्रॉफिट है 3 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में 23% के प्रॉफिट है। तो काफी अच्छी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी की। सितंबर 2017 में इसका आईपीओ आया था, और लास्ट 3.5 ईयर्स में इसने 117% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं सीएजीआर लेवल पे बात करें तो ऑलमोस्ट 24% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। अगली कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्री की जब हम बात करें तो आरओसी है 53% का, और आरओई है 43% का। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 11 to 13% के बीच में सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में एब्सोल्यूट रिटर्न्स 118% के हैं, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 17% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है अबाउट इंडिया। तो अबाउट इंडिया की जब हम बात करें तो आरओसी है 35% का, और आरओई है 26% का। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में
8% के प्रॉफिट है और लास्ट 5 ईयर्स में 21% के प्रॉफिट है। रिटर्न्स की बात करें तो 243% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स है लास्ट 5 ईयर्स में और सीएजीआर लेवल पे देखें तो 28% के सीएजीआर रिटर्न्स है। अगली कंपनी है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया की जब हम बात करें तो आरओसी ये 139% के अमेजिंग आरओसी है और आरओई 106% का है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10% का सेल्स ग्रोथ है और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न्स की बात करें तो 197% के अमेजिंग रिटर्न्स रहे हैं कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स में और सीएजीआर लेवल पे बात करें तो 24% के सीएजीआर रिटर्न्स है लास्ट 5 ईयर्स में। अगली कंपनी है एचडीएफसी लाइफ। तो ये लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में लीडर है और इसकी आरओसी देखें तो 20% की है और आरओई 17% की है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 30% की सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स में और 5 इयर्स में 31% की ग्रोथ है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 7% की प्रॉफिट है और लास्ट 5 इयर्स में 10% की प्रॉफिट है। नवंबर 2017 में इसका आईपीओ आया था और वहां से लेके अभी तक इसने 94% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं और इसे सीएजीआर लेवल पे देखें तो 21.3% के सीएजीआर रिटर्न्स है। तो ये 15 स्टॉक्स में अगर आपने इक्वल वेटेज करके इन्वेस्ट किया होता लास्ट 5 इयर्स पहले तो इसके सीएजीआर लेवल पे रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो है 26.6% के। तो जो लोग बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पैसा नहीं बनता या 15% से ज्यादा रिटर्न्स में नहीं बनता, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स बिल्कुल बनते हैं। हालांकि 27% के रिटर्न्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि ये मार्केट भी थोड़ा सा ओवरवैल्यूड की तरफ है, बट अदरवाइज अगर आप देखो तो ये काफी अच्छे रिटर्न्स 22% टू 25% के दे सकता है। और वहीं यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करूँ तो निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 13% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये दर्शाता है कि इंडेक्स ने बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड रिटर्न्स नहीं दिए हैं और मार्केट लास्ट 4 मंथ्स में करेक्शन के बाद बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड भी नहीं है। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे जहाँ पे दिखता है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग काफी अच्छी होती है। तो ये है कि आउट ऑफ दोस 20 ईयर्स कितने साल पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। तो सेंसेक्स ने जहाँ पे 14 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पे ज्यादातर कंपनीज ने 18, 17, 16 टाइम्स जो है पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगला एनालिसिस है कि कितने बार ये कंपनीज ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं जब सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हो 4 टाइम्स जो है एशियन पेंट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, एचडीएफसी ने 3 टाइम्स, पीडलाइट ने 2 टाइम्स, मैरिको ने 4 टाइम्स और रिलैक्सो ने 3 टाइम्स। तो आप देख सकते हो कि जब सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है उस टाइम पे भी ये कंपनीज पॉजिटिव रिटर्न्स देने के दम रखती है। और वहीं सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और उस टाइम पे इन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, तो ऐसा बहुत कम केसेस में हुआ है, जैसे कि मैरिको में 2 बार और रिलैक्सो में 1 बार हुआ है। तो अगर हम देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में 20% के ऊपर के रिटर्न्स, तो सेंसेक्स ने जहां लास्ट 20 ईयर्स में सिर्फ 5 बार ऐसा दिया है, वहीं अगर हम देखें कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के हिसाब से तो 13 टाइम्स एशियन पेट ने, एचडीएफसी ने 14 टाइम्स, पीडलाइट ने 11 टाइम्स, मैरिको ने 10 टाइम्स और रिलैक्सो ने 12 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है 20% के रिटर्न्स देने की। तो इस वजह से जो है ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।